हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यह बीपीएससी सीरीज करेंट अफेयर्स यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंक विद द करेंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूं कि तीन चीज है: साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिंक विद करेंट अफेयर्स अदर जैसे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे मैं कराऊंगा, और रीजनिंग। यही आपका सिलेक्शन कराता है। बाकी जो हो गया, जो ट्रेडिशनल हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सारे सभी लोग करते हैं, है ना। लेकिन यह जो है मेन सिलेक्शन करवाता है आपका, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसमें मैं दो थीम उठाया हूँ। रुद्रम टू मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह इंडिया का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब हम देखेंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या मीन्स। यह मिसाइल किसी भी जो भी डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसका रेडिएशन से यह अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रुद्रा M2 मिसाइल हमारे पास वन ऑलरेडी है। दूसरा जो है वह है पहला जो इंडियन यानी भारतीय जो अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, यानी स्पेस में गए हैं घूमने। कोई काम नहीं था इनका। जो स्पेस में कौन जाते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, है ना। लेकिन यह घूमने गए थे, पर्यटक थे, है ना। पहला इंडियन जिनका नाम है गोपी थोट्टाकुरा। अब यह जो पर्यटक जो है, टूरिज्म जो है, क्या है, यह एक पार्ट ऑफ ए स्पेस टूरिज्म। अब स्पेस टूरिज्म भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म, सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म। तो यह सब ऑर्बिटल में गए थे। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड है जो मैं भी पूछ सकता है, आपको सिंपल पूछ सकता है कि गोपी थोट्टाकुरा जो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे वह किस स्पेस टूरिज्म में गए थे, यानी अंतरिक्ष पर्यटन में गए थे। नीचा ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, बोथ, नन ऑफ दी एबव, इस तरह का आपसे पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रुद्रम 2 मिसाइल से। रुद्रम 2 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो गया। यह सुपर किलर मिसाइल बोला जाता है रुद्रम 2 का। अब सुपर किलर कैसे है, सबसे पहले देखिए यह कब हुआ। 29 मई 2024 यानी 29 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, रुद्रम 2 मिसाइल का। अब यह मिसाइल क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। याद रखिएगा, मैंने कई जगह बता चुका हूं। यह लॉन्च मोड पे क्लासिफिकेशन है मिसाइल का। कहां से, कोस्ट ऑफ उड़ीसा। यहां भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा ताकि आप रिलेट कर सके। क्लियर। यह मिसाइल जो टेस्ट किया गया, टेस्ट फायर किया गया, इंडियन एयरफोर्स का सुखोई Su-30 या फाइटर जेट है। यही है सुखोई Su-30 फाइटर जेट से इसमें एयर टू सरफेस है, यानी एयर से लॉन्च होगा, सरफेस पे टारगेट होंगे। तो सुखोई Su-30 Mk1 से इसको लॉन्च किया गया। क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रुद्रम 2 जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है ना। जो अब इस अभी जो टेस्ट किया गया, अब हमारे एयरफोर्स के बाद आ गया, एयरफोर्स के पास आ गया। तो रुद्रम 2 से पहले इंडिया के पास कौन था, तो इंडिया करंटली जो इस्तेमाल करते थे वह रसिया का KH-31 मिसाइल। याद रखिएगा, इस मिसाइल को यह रिप्लेस करेगा। कौन करेगा रिप्लेस, रुद्रा M मिसाइल, यानी रुद्रम M2 मिसाइल इसको रिप्लेस करेगा। तो यह भी पूछ सकता है KH-31 मिसाइल, है ना। तो आप याद रखिएगा कि इससे पहले यानी 29 मई को टेस्ट से पहले यह इस्तेमाल होता था एयरफोर्स द्वारा। तो नाउ द रुद्रा M2 मिसाइल विल रिप्लेस द KH-31 मिसाइल, यह इसको रिप्लेस करेगा। क्लियर। तो रुद्रा 2 हो गया, है ना। यह इस मिसाइल इस तरह दिखता है, देखिए यह रुद्रा, और यहां पे यह मिसाइल को रखा जाता है और यहीं से फायर किया जाता है। वाई, बिकॉज इट इज द एयर टू सरफेस मिसाइल है। क्या है यह, एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी एयर से लॉन्च होगा और इसका टारगेट कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मिसाइल का क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल। चूंकि किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन अगर करना हो तो वह डिफरेंट पैरामीटर उसमें इस्तेमाल करते हैं, आयाम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं नेचर पे, है ना।
तो नेचर पे जो है मिसाइल दो तरह के होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, क्रूज मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सबसे पहले स्पेस में जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, उसके बाद इनका फ्यूल का काम खत्म हो जाता है, यहाँ से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यहाँ टारगेट पे गिरते हैं। मीन्स आप इसको कंट्रोल यहीं तक कर सकते हो, इसके बाद ये कंट्रोल नहीं होता है ना। लेकिन क्रूज मिसाइल में क्या होता है, क्रूज मिसाइल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही चलते हैं और यह इस तरह टारगेट करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, यानी इसको उड़ा देते हैं। लेकिन इसको पूरे पाथ में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ अगर मूड किया तो कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको यहाँ के बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो इस तरह के पाथ, और दैट इज कॉल्ड द क्रूज मिसाइल जो इस तरह का पाथ बनाता है। क्लियर। हमारे पास ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है, अग्नि सीरीज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो पाथ पे हो गया। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, यानी कैसे लॉन्च किया जाता है। तो जहां से लॉन्च करते हैं और जहां पे टारगेट होते हैं उस तरह होते हैं। जैसे सरफेस टू सरफेस, यानी सरफेस से उसको लॉन्च किया जाएगा और टारगेट क्या होगा, सरफेस, या ग्राउंड टू ग्राउंड भी बोलते हैं। सरफेस टू एयर, सरफेस से लॉन्च होगा, एयर पे टारगेट होगा, इसको एंटी एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं। यानी इसके इसी तरह सरफेस टू सी, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, यही मिसाइल है। ये कौन मिसाइल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह रुद्रा एम मिसाइल है, या रुद्रम भी बोलते हैं, रुद्रम 2 मिसाइल। यह कौन सा प्रकार का है, पांचवा प्रकार का है, एयर टू सरफेस मिसाइल। इसी तरह सी टू सी, सी टू सरफेस, एंटी टैंक मिसाइल। अब इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, यानी आप सुने होंगे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, उस तरह के भी 4 तरह के मिसाइल होते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, है ना। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, उसकी गति से, जो गति एयर स्पीड ऑफ साउंड के एयर से कंपेयर किया जाता है, जो 332 मीटर सेकेंड होता है। अगर इतना से कम हो इसको एक माइक बोलते हैं, अगर इससे कम हो तो सबसोनिक, सुपरसोनिक 1 से 5 के बीच में हो, हाइपरसोनिक 5 से ज्यादा के बीच में हो। क्लियर। ये समझ गए, ये बेसिक हो गया, यह आपको इसको समझने में मदद करेगा रुद्रा। अब फिर हम आ रहे हैं किस पे, रुद्रा एम पे। क्लियर। रुद्रा एम पे आ रहे हैं। रुद्रा एम जो मिसाइल है इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ये भी याद रखिएगा, यानी हम खुद बनाए हैं। कौन बनाया, ऑफ कोर्स डीआरडीओ बनाया है ना। सो हम खुद बनाए हैं इसको, रुद्रम एम मिसाइल। यह सॉलिड प्रोपेलेंट है, यानी मिसाइल में क्या होता है, प्रोपेलेंट यानी फ्यूल यूज होते हैं, और फ्यूल जो प्रोपेलेंट क्या होता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, तो इसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, क्योंकि ऊपर जो होता है ऑक्सीजन कम होता है ना। सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड प्रोपेलेंट है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, है ना, क्रायोजेनिक यूज करते हैं। एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम, यानी एयर से लॉन्च्ड होगा, ये सारे चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। रुद्रम का मतलब क्या होता है, रिमूवर ऑफ सॉरो, यानी दुख का दूर, है, इसीलिए लिया गया, इसीलिए इसको रुद्रम मिसाइल नाम दिया गया है ना। तो अब एयर लॉन्च मिसाइल मींस क्या समझे इसको, एयर टू सरफेस मिसाइल। ये क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल, अभी देखें ना। मींस दैट मीन्स यह क्या करेगा, टू न्यूट्रलाइज वेरियस टाइप ऑफ इनेमी एसेट, यानी यह क्या होगा, यहां से एयर से चलेगा और सरफेस पे होगा। इसका मतलब कि यह कितने एसेट को, डिफेंस एसेट का, जो भी दुश्मन का, एक बार में न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि रुद्रम एम मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा, यह भारत का, या रुद्रम एम मिसाइल, या 2 है तो 1 भी होगा। तो रुद्रम एम मिसाइल क्या है, यह इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन यानी यह रेडिएशन विरोधी मिसाइल है, रेडिएशन को पकड़ के या उस पर अटैक करता है, या इसको ARM भी बोलते हैं। याद रखिएगा, रुद्रम मिसाइल इंडिया का पहला क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ना। सो ARM आर डिजाइंड, या इस तरह डिजाइन किया गया टू सीक एंड डिस्ट्रॉय द इनेमी डिफेंस सिस्टम। इनेमी का डिफेंस सिस्टम क्या होता है, उनका रडार होता है ना, उनका और भी इक्विपमेंट होता है, जो सब क्या रेडिएट करते रहते हैं, चूंकि रेडियो वेव से कनेक्टिविटी रहते हैं। यह क्या करेगा हमारा मिसाइल, इनके रेडिएशन को या मेजर करेगा, फिर इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे रडार हो गया, उनका कम्युनिकेशन एसेट हो गया, उनका और भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स हो गया।
सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल। ऑफ कोर्स डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ किया है, इंडिजीनियस है ना। और किसके लिए किया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए किया, याद रखिएगा ये सब, इंडियन एयरफोर्स के। रुद्रम एम मिसाइल किसके लिए डेवलप किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए। क्लियर? तो हो गया रुद्रम। अब इसमें क्या यूनिक है? मिसाइल तो बहुत सारे हम पढ़ लिए है ना, जो 18 सीरीज है, बहुत सारे मिसाइल आप देख लिए, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। अब इसमें यूनिक क्या है? इसमें ऐसा क्या है जो और मिसाइल में नहीं है? देखिए, या तो एंटी रेडिएशन समझ गया, या क्या करेगा, इनेमी के दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी या उनके रडार से कोई फ्रीक्वेंसी आ रहे होंगे, उनको 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से भी पकड़ सकता है। यानी अगर ये यहां पे रहेगा, यहां पे इनका इनेमी का रडार है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो यहां से यह डिटेक्ट कर लेगा इनका। और इसमें क्या होता है? इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होता है जो उसको गाइड करता है। गाइडेंस सिस्टम गाइड करेगा कि यह है कहां पे, या है कहां पे, है ना, गाइड करके और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर? अब इस मिसाइल का रेंज, अब इसका जो स्पीड है, अब माइक आ गया ना, समझ गया ना, 5.5, तो यह क्या होगा? हाइपरसोनिक में आ जाएगा। या 5 से ज्यादा क्या होता है? हाइपरसोनिक। इतने स्पीड से जाएगा, है ना। और 200 किलोग्राम पेलोड या ढो सकता है, यानी उस पर आप वार हेड लगा सकते हैं। इसका रेंज क्या है? 300 किलोमीटर है, याद रखिएगा। रुद्रम का रेंज क्या है? 300 किलोमीटर है ना। और 5.5 इसका स्पीड है, और 200 किलोग्राम क्या ले जा सकता है? पेलोड ले जा सकता है। दैट इज द यूनिक रिगार्डिंग दिस मिसाइल। अब ये तो पढ़ लिए रुद्रम, रुद्रम 2। अभी तो थोड़ा सा क्यों नहीं देख लेते हैं रुद्रम एम क्या है ना। सो रुद्रम एम जो है, रुद्रम 1, सॉरी, रुद्रम 1 जो है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑफकोर्स रुद्रम है तो एंटी जनरेशन मिसाइल ही होगा। और इसका सबसे पहले टेस्ट 4 साल पहले किया गया, है ना। ऑफकोर्स किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहां से? उड़ीसा बालासोर से किया गया। और उस समय जब रुद्रम एम का मिसाइल जब टेस्ट किया गया था, तो उस समय हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि दिस मिसाइल टेस्ट इज ए पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी एकदम जहां, एकदम कहीं कुछ गलती नहीं हुआ। और दिस फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ एन मिसाइल इंडिया बेटर नाउ विथ चाइना ईस्टर्न लद्दाख। अभी जो किया गया है वह ईस्टर्न लद्दाख का स्थिति देख रहे हैं, है ना। तो यह लद्दाख चाइना और पाकिस्तान को ध्यान में रख के किया गया है। क्लियर? अब हम आते हैं रुद्रम 1 में भी 2 सीकर है, 2 वर्जन है। मैंने सीकर मीन्स वहां से वह रेडिएशन को उठाते हैं। एक होता है पैसिव होमिंग हेड सीकर, या क्या करते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं। या क्या डिटेक्ट करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी को, है ना। और एक होता है 1 मिलीमीटर वेव सीकर, या क्या करते हैं, 1 मिलीमीटर बहुत शॉर्ट वेव होता है जो नॉर्मली डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन यह मिसाइल में उस तरह का लगा हुआ है कि इवन इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर वेव। जब वेदर खराब होता है ना, तो उस समय हमारे मिसाइल का जो इक्विपमेंट होता है वह नहीं डिटेक्ट कर पाता है, और ये वेव नॉर्मली इस तरह का बन जाते हैं। तो उस समय होता है ना, वेदर कंडीशन के आने, किसी भी तरह का वेदर कंडीशन खराब होने के बावजूद भी यह मिसाइल 1 मिलीमीटर वेव को डिटेक्ट कर लेगा। और रुद्रम एम की जो रेंज है वह क्या है? 1 से 150 किलोमीटर। रुद्रम 2 का क्या है? 300 किलोमीटर। उसका क्या है? 5.5। इसका क्या है? माइक 2, याद रखिएगा, है ना। क्लियर? सो लैटिट्यूड है 1 to 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर। क्लियर? हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। मीन्स यह एक अकेला है जो कितने फोर्स के बराबर है। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए चूंकि आपका जितने कम्युनिकेशन सिस्टम है, जितने, चूंकि आजकल जो भी इक्विपमेंट आ रहा है सब रेडिएशन पर बेस्ड है, वह सबको यह डिस्ट्रॉय कर देगा। मान लीजिए 100 है यहाँ पे, तो 100 लगेंगे हमको सैनिक फोर्स लगेंगे, या अकेले डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स वाई इसको बोला जाता है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि यह जो अभी सक्सेसफुल हुआ है रुद्रम 2, यह मेजर अचीवमेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, एंड यह फोर्स मल्टीप्लाइड है आर्म फोर्स का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्रम 3 भी डेवलप हो रहा है। डीआरडीओ ऑलरेडी वर्किंग ऑन द रुद्रम 3।
क्लियर। और रुद्रम 3 का ऐसा बताया जा रहा है कि रेंज इसका 500 किलोमीटर से ज्यादा रखा जाएगा। अब समझिए, क्लियर। तो इस तरह रुद्रम सक्सेसफुली फायर हुआ, है ना, इस तरह का। क्लियर। अब हम आते हैं फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, जो अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? गोपी थोट्टाकुरा। कौन बने हैं? गोपी थोट्टाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। चलिए देखते हैं। यह एक उद्यमी है और पायलट भी हैं। कौन? गोपी थोट्टाकुरा, जो कि अपने नाम या इतिहास में लिखवा चुके। कब? 19 मई 2024 को, जब इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नी इन्होंने स्पेस में किया, है ना। और बन गए क्या? फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। और किस यान से गए थे? ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन से गए थे, जो कि अमेजन का जो मालिक है जेफ बेजोस, वह इनको उनके मालिक है, उन्हीं का यह कंपनी है ब्लू ओरिजिन, है ना। न्यू सेफर्ड, एनएस मतलब होता है न्यू सेफर्ड। आया समझ में? तो यह किससे गए थे? ब्लू ओरिजिन कंपनी के NS-25 मिशन के तहत यह इंडिया के पहले गोपी थोटाकुरा स्पेस टूरिस्ट बन गए। हालांकि थोटाकुरा जो है यह यूएस से बेस है, इनका यूएसए में, लेकिन ओरिजिन इनका इंडिया में है। और यह फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बन गए, है ना। लेकिन पिछले 3 साल में जो है ना, यह सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है 3 साल में। तो पिछले 3 साल में लगभग 50 आदमी स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं, स्पेस टूरिस्ट बन गए। अभी हम देखेंगे स्पेस टूरिज्म क्या होता है, उसमें से इंडिया का यह पहला बने। क्लियर। यही है ये उनके, और ये जो बने हैं उनका गोपी थोट्टाकुरा। क्लियर। अब फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट जो बने गोपी थोट्टाकुरा, वह कैसे उड़े? वह उड़े स्पेस ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट ब्लू ओरिजिन। फ्यू प्राइवेट स्पेस कंपनी, कुछ ही कंपनी है जो इस तरह का ऑफर करता है। पैसे कमाने के लिए पैसा दीजिए और जाइए स्पेस में घूमिए। और यह उनका इनका जो एक और चीज है, यह जो स्पेस टूरिज्म अंतरिक्ष जो में गए थे, यह सबसे शॉर्टेस्ट, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट ट्रिप था, है ना। क्विकेस्ट ट्रिप इसलिए था कि यह 10 मिनट के लिए गए थे। 10 मिनट में गए, 10 मिनट में गए और आ गए। अल्टीट्यूड की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो लगभग 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए और वहां से तुरंत आ गए। यानी ऐसे गए, उड़े 105 किलोमीटर और फिर ऐसे आ गए। ये काम 10 मिनट में सारा हो गया। क्लियर। अब इसीलिए इसको बोला जाता है सब ऑर्बिटल फ्लाइट। अब हम देखेंगे सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होता है। अब इनके साथ एक अभी तक का सबसे 90 साल की एक अमेरिकन लेडीज भी गई थी अभी तक का, है ना। वह इसलिए गई थी कि थोड़ा सा उनको भारहीनता महसूस करना था। क्लियर। अब हम आते हैं स्पेस टूरिज्म क्या होता है, अंतरिक्ष जो पर्यटन क्या होता है। देखिए, स्पेस टूरिज्म जो है एक सेक्शन है एविएशन सेक्टर का, आकाश में उड़ने का, जिसमें क्या होता है कि टूरिस्ट को प्रोवाइड कराया जाता है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि जो नॉर्मली एस्ट्रोनॉट को प्राप्त होते हैं, है ना। मीन्स क्या, अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको पढ़ाई करके एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा या स्पेस साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने वैसा कुछ नहीं किया, हम ऐसे ही फन मारने के लिए, चिल मारने के लिए जाना चाह रहे हैं स्पेस में, तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको स्पेस में कैसे जाना पड़ेगा। ये सारी प्राइवेट कंपनियां क्या करेगी, पैसा लेके आपको वहां पे पहुंचा देगी। और कोई पर्पस तो है नहीं आपका, आपका क्या पर्पस है, रिक्रिएशनल, लीजर, बिजनेस पर्पस, यानी ऐसे ही फन मारने, चिल मारने चले गए। दैट इज कॉल्ड द स्पेस टूरिज्म। Clear. The opportunity to become astronaut and experience space travel for recreational, leisure or business purposes. और आपको जान के आश्चर्य होगा, स्पेस शायद इस पे अंतरिक्ष इकोनॉमी में करा चुका हूं आप लोग, जो पिछले कुछ सालों से स्पेस टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है ना। और ऐसा रिपोर्ट है कि 2023 तक स्पेस टूरिज्म मार्केट का वैल्यू 2023 तक 848, ध्यान दीजिएगा, $0.28 मिलियन था, जो उम्मीद है कि यह 27,861.99 मिलियन 2032 तक चला जाएगा। क्लियर। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैलेंज है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। मिलियन मिलियन डॉलर तो एक आदमी तो नॉर्मली
जो गरीब है या मीडियम तबके के लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए यह पॉसिबल नहीं है। तो यह समझ गया स्पेस टूरिज्म, ध्यान दीजिएगा स्पेस पर्यटन। अब हम समझते हैं स्पेस ट्रेवल क्या है। जैसे आपने देखा अभी कि सब ऑर्बिटल फ्लाइट से गोपी थोटाकुरा गए, है ना। तो स्पेस ट्रेवल क्या होता है? सबसे पहले स्पेस देखिए क्या होता है। फ्रॉम द मीन सी लेवल, समुद्र तल की ऊंचाई से 100 किलोमीटर से ऊपर को स्पेस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कोई चीज अगर इससे ऊपर चला गया तो उसको स्पेस बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई क्राफ्ट उड़ रहा है तो स्पेस क्राफ्ट बोलेंगे, नीचे उड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एयरक्राफ्ट बोलेंगे। और इस लाइन को बोलते हैं कर्मन लाइन। कर्मन लाइन इसलिए बोलते हैं कि कर्मन वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने यह लाइन दिया था। या इसको एज ऑफ स्पेस भी बोलते हैं, यानी स्पेस का किनारा बोलते हैं। क्लियर? अब दो बातें हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। इसको कॉर्मन लाइन बोलते हैं, ये तो समझ गए, है ना। या सारे करीब करीब स्पेस फेयरिंग नेशन एक्सेप्ट किए हैं, यानी नीचे वाले को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ऊपर वाले को स्पेस बोलते हैं। यह सबके लिए फ्री है ना। अब दो बातें हो सकती है, देखिए। या अर्थ है, अर्थ से हम 100 किलोमीटर मीन सी लेवल से गए यहाँ पे। अब दो बातें हो सकती है, या तो गए और यहां पे हमने क्या किया? ऑर्बिटल स्पीड गेन किया। मीन्स व्हाट? जैसे हम यहां पे आते हैं, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करेगा इधर, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम हॉरिजेंटल फोर्स को बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे 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 अगर यह दोनों बैलेंस कर देंगे, इसके हॉरिजेंटल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल को, तो यह घूमने लगेगा, ऑर्बिट में घूमने लगेगा। जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता है, वहां पे सुनीता विलियम्स अभी फंसी हुई है ना। तो इसमें घूमेंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी ऑर्बिट में हम घूम रहे हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अर्थ है, यहां से हम गए और यहां कर्मन लाइन को पार किए कुछ दूर और फिर आगे घूम के, तो दैट इज कॉल्ड सब ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी हमने ऑर्बिट नहीं किया। तो गोपी थोटाकुरा यहीं गए थे ऑर्बिटल फ्लाइट। मीन्स एनीथिंग फ्लाई बिलो द लैटिट्यूड इज कॉल्ड एन एयरक्राफ्ट, और while those crossing the line get classified जा स्पेसक्राफ्ट। ये तो समझ गए आप, है ना। तो यही स्पेस टूरिज्म दो तरह के हैं। क्या क्या? इस तरह का देखिए, या ऑर्बिटल फ्लाइट है, देखिए ऑर्बिट में घूम रहा है, और सब ऑर्बिटल फ्लाइट यहां से चला या कर्मन लाइन को पार किया और फिर यहां आ गया। क्लियर? तो अब स्पेस टूरिज्म में कितने तरह के हो गए देखिए। अब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल तो आप समझ गए, है ना। तो सबसे पहले देखिए सब ऑर्बिटल के बारे में। सब ऑर्बिटल जो गोपी थोटाकुरा गए हैं, उसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे ऑर्बिटल, है ना। वह जस्ट बियॉन्ड कर्मन लाइन, अल्टीट्यूड 100 किलोमीटर से ऊपर जाना, 105 किलोमीटर गए थे। इनका मिशन का नाम था NS-25 न्यू शेफर्ड 25 मिशन, और थोटाकुरा इज द पार्ट ऑफ सब ऑर्बिटल मिशन, है ना। इनके अलावा उनके साथ और भी लोग थे जो गए थे, लेकिन सबसे पहले सब ऑर्बिटल फ्लाइट, याद रखिएगा, सिरिसा बंडला, अभी याद आया, सिरिसा बंडला, है ना। सबसे पहले विर्गिन गैलेक्टी एक फ्लाइट था, 11 जुलाई 2022 को 21 को, यह पहली ऐसी महिला बनी जो स्पेस सब ऑर्बिटल फ्लाइट में गई, पहले इंडियन सब ऑर्बिटल फ्लाइट में। लेकिन सेकेंड इंडियन बनी, महिला की बात कर रहे हैं, कल्पना चावला के बाद में, जो कि यह स्पेस में गई। तो यह सेकेंड वोमन है, इंडियन वोमन, और यह फर्स्ट इंडियन वोमन है। आया बात समझ में? इनके जो रॉकेट था, इनका नाम था VSS यूनिटी, जैसे NS-25 है। क्लियर? तो इस तरह का डिफिनीशन ऑफ स्पेस, 62 माइल इन 100 किलोमीटर, है ना। ऐसे गया, ये थोड़ा सा क्लियर, ऐसे गए और ऐसे आ गए। दूसरा क्या होता है? ऐसे गए और पूरा घूम रहे हैं 2 दिन 3 दिन, जैसे एस्पिरेशन एक फ्लाइट था एलन मस्क का, उसमें घूमे थे, है ना। एक कल्पना चावला है पहली, और दूसरी क्या है? सिरिसा बंडला है। क्लियर? अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ऑर्बिटल फ्लाइट। ऑर्बिटल फ्लाइट तो आप समझ गए। ऑर्बिटल फ्लाइट में क्या होता है? स्पेस टूरिस्ट जो होते हैं वह ऑर्बिटेड अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, घूम रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन घूमते हैं। जैसे अभी तो हमारे पास ISS है, वह एनी टाइम 1998 से घूम ही रहा, घूमते रहते हैं। जिस तरह हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें कल्पना चावला है। अगर बात करें पहला स्पेस टूरिस्ट, टूरिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट की बात नहीं कर रहे हैं, उनका नाम था, याद रखिएगा, डेनिस। चूंकि पहला तो इंपॉर्टेंट होता है, टिटो, यह पहला स्पेस टूरिस्ट है, अमेरिकन है,
जो 2000 में सबसे पहले गए थे वह रशियन के सोयज स्पेसक्राफ्ट से गए थे। किससे गए थे? सोयज स्पेसक्राफ्ट से गए थे 2001 में पहला, है ना। उसके बाद में तो बहुत सारे चले गए, है ना, जो हमारे ये चले गए, क्या बोलते हैं इस पे, गोपी थोटोकुरा चले गए, है ना। 2021 से इस सेक्टर फिर बूम पकड़ा है और वहां से लेके अभी तक 50 से ज्यादा आदमी चले गए, वहां पे घूम के आ गए। वो चले गए जो ना ही एस्ट्रोनॉट है ना ही साइंटिस्ट है, ऐसे ही घूमने चिल मारने के लिए गए हैं, याद रखिएगा, है ना। तो यह ऑर्बिटल फ्लाइट है। तो ऑर्बिटल फ्लाइट जो बियॉन्ड कर्मा लाइन होता है, तो ऑर्बिटल फ्लाइट क्या कोई गया है? 20 सितंबर 2021 को स्पेस एक्स एलन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट, जो पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है, या 4 पैसेंजर गए थे 160 किलोमीटर एल्टीट्यूड ऊंचाई पे, है ना। और उनका जो कैप्सूल था जो इसमें बैठ के गए थे, क्रू ड्रैगन कैप्सूल था, और इस मिशन का नाम था इंस्पिरेशन 4 मिशन, और यह 3 दिन तक उसमें घूमा। क्लियर? तो यह क्या होगा? ऑर्बिटल फ्लाइट। और याद रखिएगा वर्ल्ड का पहला ऑल सिविलियन स्पेस फ्लाइट है, जिसमें कोई वैज्ञानिक नहीं था, सारे घूमने ही गए थे। और इंस्पिरेशन 4 इसलिए नाम रखा गया कि चारों से जो भी पैसा कमाए थे एलन मस्क, वह किसी हॉस्पिटल को दे दिए जिसमें बच्चे का इलाज होता था रेयर डिजीज का। क्लियर? तो यह इंस्पिरेशन 4 जो है यह 20 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया, है ना। यह है ऑर्बिटल फ्लाइट, याद रखिएगा, एग्जाम्पल बता दिए हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला ऑल सिविलियन फ्लाइट है। उसके बाद में स्पेस टूरिज्म, अब लूनर स्पेस टूरिज्म भी अभी आ रहा है, इसमें अभी तक कोई गया नहीं है। या फुल ट्रिप ऑफ मून, मून को जाएंगे, खूब घूमेंगे मून को चारों तरफ से, उसके बाद आ जाएंगे। तो 3 तरह के हो गए, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और लूनर स्पेस टूरिज्म। क्लियर? अब स्पेस टूरिज्म का फायदा क्या है? देखिए, फायदा यही है कि इससे क्या होगा कि एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन होगा, है ना। तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, नए नए इनोवेशन होंगे और इन्वेस्टमेंट लगे होंगे, है ना। जैसे आप देखते हैं नासा जो है सारे स्मॉल बिजनेस को, नासा अमेरिका वाला, वह जितने भी प्राइवेट सेक्टर है या स्मॉल बिजनेस है उसको मदद कर रहा है कि भैया आप टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो स्पेस को एक्सप्लोर करने में मदद करे, क्लाइमेट रिसर्च में मदद करे, है ना। तो यह क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है? इसके अलावा वह क्या हुआ, एक अवेयरनेस, रेज अवेयरनेस अबाउट स्पेस साइंस। अब स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें जो मुझे पता नहीं था वह इस हिसाब से पता हो रहा, क्योंकि लोग घूमने जा रहे हैं तो वहां पे पहले रिसर्च होगा, तो उस नई नई चीजें आएंगे तो क्या एक अवेयर होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया जो स्पेस टूरिज्म है उसमें क्या क्या कदम, गगनयान का नाम सुने होंगे आपने, जो इसमें प्लान क्या है कि एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर ऊपर भेजेंगे 3 दिन के लिए, यानी 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 400 किलोमीटर, और 3 दिन तक वो घूमेंगे, एक्सपीरियंस करके आएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 2020 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का संरचना किया, जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करता है कि स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। क्लियर? ये तो आप बेनिफिट देख लिए, लेकिन बेनिफिट के अलावा चैलेंजेस भी हैं इसमें। क्या है चैलेंजेस? हाई कॉस्ट पर सीट, अभी भी कम से कम $1 मिलियन आपको देने पड़ेंगे, 1 मिलियन 10 लाख डॉलर, तब आप जाइएगा आउटर स्पेस में। ये नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या, स्पेस में आप बार बार जा रहे हैं, वहां एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, फ्यूल जल रहा है, तो क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन में छेद हो रहा है, तो क्या होगा, सूर्य से खतरनाक परावैज्ञानिक किरणें आ रही है अर्थ सरफेस पे, जो ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं। इसके अलावा अभी प्राइवेट सेक्टर जो इतना लोगों को ले जा रहे हैं उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी की कोई अभी उस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर वहां पे आदमी मर जाता है, किसी तरह का कोई सेफ्टी का कुछ इस तरह का अभी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर ये सारे चीज ले जा रहा है। क्लियर? तो ये अपने स्पेस टूरिज्म गोपी थोटाकुरा समझ गया। तो ये 2 चीज, रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण और गोपी थोटाकुरा फर्स्ट इंडियन अंतरिक्ष पर्यटक, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड कोई भी अगर कीवर्ड इसमें हम डिस्कस किए हैं उसको शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, है ना, और उसमें पीटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो
इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अगर या उसको भी ज्वाइन कर लगे, अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।